जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष यादव है और मैंने हाल ही में 3 गांधीनगर से NDA 153 के लिए रिकमेंडेशन प्राप्त की है। तो पहले दिन जब हमने रिपोर्ट किया SSB में, मेरा बैच था 15 जुलाई से 19 जुलाई तक। पहले दिन हमने रिपोर्ट किया, 103 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था और वहाँ से फिर हमको डॉक्यूमेंटेशन के लिए ले जाया गया। उसके बाद हमें OIR के लिए ले जाया गया। तो जो OIR उन्होंने सेट दिया था वो काफ़ी इजी था, यहाँ से कंपैरेटिवली इजी था। OIR हमारा हो गया, बहुत स्मूथ गया मेरा OIR। इवन मेरा OIR 1-2 मिनट पहले ख़त्म हो गया था, तो मैं रिवाइज़ कर रहा था अपने, और दोनों OIR होने के बाद हमें फिर बाहर भेजा गया फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट होने के बाद उन लोगों ने हमको टेस्टिंग हॉल में बुलाया और फिर PPDT के बारे में ब्रीफिंग दी कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है। PPDT की ब्रीफिंग देने के बाद उन लोगों ने हमें पिक्चर दिखाई जिस पे हमने स्टोरी लिखी, और स्टोरी लिखने के बाद हमें 10 मिनट का ब्रेक मिला और उस ब्रेक के बाद हमें डिस्कशन हॉल में ले जाया गया। डिस्कशन हॉल में ले जाने के बाद मेरा ग्रुप था, सेकंड लास्ट ग्रुप था, उसमें 15 लोग थे। तो मैं सेकंड लास्ट सीट पे बैठा था, मेरा सेकंड लास्ट नंबर था अपने ग्रुप में। तो उस ग्रुप में काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे थे, कॉन्फिडेंट बच्चे थे, वो सारे रिपीटर्स थे, मैं भी रिपीटर था। तो उन्होंने अपनी नरेशन अच्छे से दी, मैंने भी अपनी नरेशन अच्छे से दी, क्योंकि यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस हो गई थी काफ़ी अच्छी नरेशन, काफ़ी PPDT के बाद। और जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुआ, मतलब रिपीटर्स में जनरली फ़िश मार्केट बन जाता है, मेरे यहाँ भी फ़िश मार्केट बना था। तो मैं चुप रहा था थोड़ी देर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने मार्केट टाइप बना दिया था। फिर 10-20 सेकंड बाद जब थोड़ा शांत हुआ तो मैंने अपने पॉइंट रखे, और पॉइंट मैंने 2-3 पॉइंट रखे और ग्रुप ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे जो GTO थे बैठे थे, उन्होंने जल्दी डिस्कशन ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया होगा, तो उन्होंने जल्दी बोला कि ओनली 30 सेकेंड्स लेफ्ट। तो जल्दी जल्दी में हमारे ग्रुप ने कोई कॉमन स्टोरी बना दी और किसी और को नरेट कर दिया, उसने कॉमन स्टोरी सुना दी। के बाद जब PPDT का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो मेरा चेस्ट नंबर 88 था, तो उन्होंने चेस्ट नंबर ऐसे करके मतलब 81, 85, फिर 86, फिर 88 बोला। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, मैं स्क्रीन इन हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर हमारा डॉक्यूमेंटेशन कराया। डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमें मिला फ़ोन, क्योंकि हमें घर पे इन्फॉर्म करना था। तो फिर मैंने इन्फॉर्म किया अपने घर पे कि मैं स्क्रीन इन हो चुका हूँ, अपने दोस्तों को भी बताया। PIQ फिलिंग के बाद हमें एकोमोडेशन में लेके गए। एकोमोडेशन में हमें बोला कि आप 2 घंटे आराम कीजिए, उसके बाद आपका शाम को साइक टेस्ट होगा। साइक टेस्ट में हम गए और उन्होंने फिर बताया कि कैसे कैसे होता है TAT, WAT, SRT, SD, जो कि मैंने यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी थी। और अच्छी बात यह है कि जो TAT में जो पिक्चर्स थी, 11 पिक्चर्स आती हैं TAT में, तो उसमें से 11 में से 10 जो पिक्चर्स थी वो मैंने यहाँ पे देख रखी थी। जो शिशिर सर की बुक थी रणनीति, उसमें से ही 10 पिक्चर्स आई थी। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी वो। सिर्फ एक पिक्चर नहीं थी, जो कि मेरे प्रैक्टिस की वजह से मैंने बहुत आराम से उस पर स्टोरी बना ली थी। और 12 ब्लैंक स्टोरी मैं यहाँ से प्रिपेयर करके ले गया था, वो मैंने लिख दी। और फिर WAT हुआ, WAT मैंने सारे कर दिए थे। एंड SRTs मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कर रखी थी, तो स्पीड भी मेरी अच्छी हो गई थी और क्वालिटी भी अच्छा हो गई थी। तो और यहाँ पे मतलब कुछ SRTs ऐसी थी जो डायरेक्ट सर की बुक से ही आ गई थी, लाइक जो एक ब्लैक कोबरा वाली थी, तो वो भी आ गई थी। तो फिर मैंने 45 SRT कर ली थी, और SD भी मेरा प्रिपेयर्ड था, और मैंने सर से चेक भी करवा रखा था। और मैंने SD भी लिख दिया, काफ़ी पहले लिख दिया टाइम से, तो फिर मेरे पास टाइम था, मैं बाकियों को देख रहा था बैठ के। तो फिर उसके बाद हमारा साइक टेस्ट ख़त्म हुआ, Day 1 एंड हुआ हमारा। रात में 10 बज गए थे साइक टेस्ट एंड होते होते। साइक टेस्ट एंड होने के बाद हमने डिनर किया। डिनर के बाद हम लोग रूम में गए, सुबह जल्दी उठे, फिर अपना फ्रेश अप हुए, फिर ब्रेकफास्ट करके अपना GTO के लिए चले गए। एंड GTO में हमारे ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन हुआ, जिसमें ग्रुप डिस्कशन का काफ़ी फेमिलियर टॉपिक था, जो कि मतलब करंट अफेयर्स पढ़ने वाले लोग हैं तो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो टॉपिक हमें मिला उसमें काफ़ी मतलब कॉम्पिटिटिव बच्चे थे मेरे ग्रुप में, लेकिन मेरे ग्रुप वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने सबको मौका दिया। मैंने भी बोला, उन्होंने भी बोला, मैंने अच्छे पॉइंट्स दिए, 2-3 ही दिए भले, लेकिन अच्छे दिए। और मैंने अपने ग्रुप को आगे बढ़ाया, अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाया, पीछे नहीं खींचा, मैं पॉइंट रिपीट नहीं कर रहा था। फिर दूसरी GD में भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैंने 4-5 पॉइंट दिए। एंड उसके बाद GD हमारी ख़त्म हो गई। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है नेक्स्ट, तो GP हमारी हुई। उसमें मैंने काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट्स सॉल्यूशन में ऐड किए, और एक हमारे ग्रुप मेंबर को ही नॉमिनेट कर दिया उसको GP को सुनाने के लिए। फिर उसने GP सुनाई, हमारा GP एंड हो गया। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है PGT। तो PGT में 4 स्ट्रक्चर्स, ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिनमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट होता है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है धीरे धीरे। तो फिर हमने स्टार्ट किया PGT। जो पहला स्ट्रक्चर होता है जनरली, पहला PGT, उसमें आराम से सिंगल ब्रिजिंग से काम चल जाता है, तो हमने भी सिंगल ब्रिजिंग कर दी।
हमने क्या मतलब मैंने ही रखा था, बट मेरे ग्रुप वाले कह रहे थे कि इसमें से गिर जाएंगे, बट आई टोल्ड कि नहीं, आप जाके देखिए। मैं भी चल के दिखाया तो सब फिर सारे ग्रुप वाले आ गए उस पर। फिर सेकंड पीजीटी में मेरे ग्रुप वालों ने भी आइडिया दिया, मैंने भी दिया, मैं साथ दे रहा था उनका। मैं ज़बरदस्ती अपने आइडिया उन पे थोपने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं अपने ग्रुप को आगे बढ़ा रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था उनके साथ। फिर सेकंड भी हमारा क्रॉस हो गया बहुत आराम से। थर्ड ऑब्स्टेकल में हमें थोड़ी, मेरे ग्रुप को थोड़ी सी दिक्कत आई, बट थर्ड ऑब्स्टेकल में थोड़े से मेरे आइडियाज़ जो थे अपने ग्रुप से थोड़े अलग थे, बट वो अच्छे आइडियाज़ थे और वो वर्किंग आइडियाज़ थे, तो मेरे ग्रुप वालों ने एक्सेप्ट किया। मेरे ग्रुप वाले उस आइडिया की वजह से उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर पाए। एंड उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पीजीटी, जो कि काफ़ी आसान सा था। वो तो हमारे ग्रुप ने बहुत जल्दी कर लिया, क्योंकि हमारे ग्रुप में सारे रिपीटर्स थे, तो सबको आइडियाज़ आ रहे थे, सब ने जल्दी जल्दी कर लिया, कोऑर्डिनेशन किया, हमारा पीजीटी सक्सेसफुली हो गया। फिर आती है एसएसबी की सबसे मोस्ट फन पार्ट, जो कि ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस है, जिसमें आप रेस करते हैं अगेंस्ट अदर 3 ग्रुप्स। तो उन ग्रुप्स में मेरा ग्रुप, वैसे तो सारे ही ग्रुप जीत जाते हैं, उनमें बता नहीं पाते हैं जीटीओस की कौन सा ग्रुप जीता है, बट यही है कि आप अपने ग्रुप का साथ दीजिए, किसी को पीछे मत छोड़िए, और रूल्स ब्रेक मत करिए। वहाँ पे रेड कलर होता है, आपको टच नहीं करना होता है। तो मैंने देखा था काफ़ी बच्चे जोश जोश में रेड कलर टच कर रहे थे, और कुछ वॉर क्राई अपनी नहीं बोल पा रहे थे या फिर भूल जा रहे थे जोश जोश के चक्कर में, या फिर अपने कुछ लोग आगे बढ़ जा रहे थे, अपने टीममेट्स को हेल्प नहीं कर रहे थे। तो आपको हेल्प करनी चाहिए। और जैसे यहाँ पे सेंचुरियन में हमारे जो GOR थी वो काफ़ी ऊंची ऊंची थी, बट एक्चुअल एसएसबी में काफ़ी नीचे थी, तो ईजी लग रहा था हमें बहुत। उसके बाद हमें फिर हाफ ग्रुप टास्क के लिए ले जाया गया। तो जो पीजीटी होता है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हाफ ग्रुप आपका डिवाइड होता है। तो मेरे ग्रुप में और 3 लोग थे जिनकी परफॉर्मेंस मेरे बराबर ही थी, ऑलमोस्ट अच्छी थी सबकी, तीनों की चारों की, जिन्होंने सबसे अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए थे। लेक्चरेट में मेरा टॉपिक था कंप्यूटर साइंस, और एक और टॉपिक उसमें था इनकम डिस्पैरिटी, बट मैंने कंप्यूटर साइंस से बोलना अच्छा सोचा, क्योंकि मेरा जो 12th में सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस था। फिर मैंने कंप्यूटर साइंस पे अच्छा सब्जेक्ट बोला, और बढ़िया से फिर मैंने थोड़ी करंट अफेयर्स भी उसमें इंक्लूड कर दी, क्योंकि जो मैंने पढ़ी थी, जैसे जो न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, वो मैंने इंक्लूड कर दिया। और फिर हमारा डे 1 जीटीओ ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा फॉल इन हुआ। उस फॉल इन में हमें बताया गया कि हमारा इंटरव्यू शेड्यूल क्या है। तो मेरे ग्रुप का इंटरव्यू लास्ट डे पे था, कॉन्फ्रेंस वाले डे पे। और उस फॉल इन के बाद हमारा डिनर हुआ। फिर नेक्स्ट डे आता है हमारा जीटीओ का, जिसमें हमारा सबसे पहला टास्क था कमांड टास्क। और कमांड टास्क में मेरे ग्रुप में मेरे को 3-4 लोगों ने बुलाया था कमांड टास्क में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मेरा जो कमांड टास्क था वो मेरा ऑर्डर जो बुलाया था, जिस ऑर्डर में जीटीओ सर ने मेरे को बुलाया था, वो मेरा थर्ड लास्ट था। तो मेरा कमांड टास्क काफ़ी इंटरेस्टिंग था, उन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्टी बढ़ाई। जैसे वो स्ट्रक्चर को येलो कर दे रहे थे, फिर रेड कर दे रहे थे, फिर वो पूरा स्ट्रक्चर ही गायब कर दे रहे थे, फिर जहाँ मैं सॉल्यूशन बना रहा था वो उसको भी तोड़ दे रहे थे। फिर मैं उसके बाद भी आराम से खड़े होकर सोच के फिर उनको बता रहा था। तो कमांड टास्क में जो मेरे सबऑर्डिनेट्स थे, मेरा कमांड टास्क होने के बाद उन्होंने बोल दिया कि हर्ष, ऐसा लग रहा है तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा बहुत अच्छा गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी आगे भी इंटरव्यू पे फोकस करना है। तो कमांड टास्क होने के बाद हमारा हुआ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में मैंने 7 ऑब्स्टेकल्स किए। उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होने के बाद हमारा फाइनल ग्रुप टास्क हुआ। फाइनल ग्रुप टास्क में हमारे ग्रुप को फिर से उन्होंने जोड़ दिया, और फिर हमारे ग्रुप ने एक वैसे ही पीजीटी जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको नेगोशिएट किया। तो उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छा आइडिया दिया था, क्योंकि मेरा ग्रुप एक पॉइंट पे जाके वो लोग थोड़ा मतलब इधर उधर हो रहे थे, भटक टाइप गए थे। तो फिर मैंने पीछे से देखा कि यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि अगर आप पीछे खड़े हो तो आपको ये दिखता है कि आगे जहाँ पे वो आगे वाला टीममेट है उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो कैसे जा सकता है। फिर जीटीओ ने हमें क्लोजिंग एड्रेस दिया कि देखिए, आप अगर रिकमेंड हो या ना हो बात की बात है, लेकिन आपने अपना अच्छा दिया है, बेस्ट दिया है, और रिकमेंड नहीं होते हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं और फिट नहीं होंगे। उन्होंने हमको अच्छे से मोटिवेट किया, और फिर हमारा जीटीओ डे 2 ख़त्म हो गया। और फिर हमारा डे 4 फ्री था मेरे पूरे ग्रुप का, एक्सेप्ट दो लोग जिनका जीटीओ डे 2 के बाद ही इंटरव्यू था, तो उन लोगों का इंटरव्यू हो गया, और फोर्थ डे सबका फ्री था। फिर हमारा डे 5 स्टार्ट हुआ। डे 5 में मेरा जो इंटरव्यू था, मेरे पूरे ग्रुप का 7 लोगों का इंटरव्यू था डे 5 पे। तो हम लोग इंटरव्यू वेटिंग रूम में जाके बैठे, और मेरे सारे ग्रुप वालों को बहुत जल्दी लेके चले गए, बट मेरा इंटरव्यू आधे घंटे बाद मेरे को बुलावा आया कि आपका इंटरव्यू है। तो मेरा इंटरव्यू टेक्निकली सबसे लास्ट था पूरे बैच का, बट मैं अंदर गया, उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि वेलकम किया मुझे, वेलकम हर्ष, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, उन्होंने पूछा। फिर मैंने बताया कि लखनऊ से आ रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि अच्छा कैसे ट्रैवल करके आए हो।
मैंने बोला ट्रेन और बस। फिर उन्होंने पूछा डिस्टेंस कितनी है और फेयर कितना लगा, आपने टिकट बुक किया है या किसी और ने किया है। तो फिर मैंने अपना बताया कि मैं अकेले आया हूँ, टिकट खुद बुक करके आया हूँ। उसके बाद वही नॉर्मल बातचीत चली, जो CIQs होते हैं बेसिक, वो उन्होंने वही पूछे। CIQs पे बेस्ड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, क्रॉस क्वेश्चंस पूछे। बेसिकली उनका मेन फोकस था मेरी पर्सनल लाइफ पे, कि आपने ये डिसीजन लिया तो यही क्यों लिया, और लखनऊ में जैसे आप रहते हैं तो आपको क्या पसंद है और आप क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो मैंने बोल दिया कि लखनऊ में थोड़ा ट्रैफिक कंडीशंस हैं जो मैं इम्प्रूव करना चाहूँगा, यहाँ पे सिग्नल्स थोड़े ओल्ड स्टाइल हो गए हैं, वो काम नहीं करते हैं। तो वही सब मैंने उनको बता दिया। बाकी फिर जो मेरा पर्सनल लाइफ था वो ज़्यादा फोकस किया कि आपके फादर कहाँ थे, एयरफोर्स में थे, क्या करते थे। एक्चुअली मेरा डिफेंस बैकग्राउंड है, मेरे पापा एयरफोर्स में थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो उन्होंने उस मेरे पापा के पूरे ट्रेड के बारे में पूछ लिया, मतलब मेरे फादर की पूरी नॉलेज मेरे से निकलवा ली। और ये भी पूछा कि आपके फादर रिटायर क्यों हो गए, कोई स्पेसिफिक रीज़न है या नहीं है। तो मैंने पूरा बता दिया उनको। उसके बाद उन्होंने फिर 2 नॉर्मल करंट अफेयर्स पूछे। बोला कि एनी टू इंटरनेशनल यूज़ यू टेल मी। तो मैंने बता दिया, एक INS जटायु जो लक्षद्वीप में डिप्लॉय हुआ था, और एक मैंने प्राइम मिनिस्टर का बता दिया जो रशिया गए थे, इंडिया और रशिया की ऑयल डील साइन करने के लिए। तो मैंने नॉर्मल न्यूज़ बता दी, उस पर उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा। और लास्ट में उन्होंने फ्रेंड्स के बारे में पूछा, जो फ्रेंड्स हैं आपके, फ्रेंड सर्कल है, यही फ्रेंड्स क्यों हैं, आपके क्या क्राइटेरिया हैं अगर आप फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे फ्रेंड्स बनाने में। फिर आपके जो मतलब फ्रेंड सर्कल में सिर्फ इतने ही फ्रेंड्स क्यों हैं, ज़्यादा क्यों नहीं है, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं आपके फ्रेंड से एक दिन मिलूं जाके और पूछूं कि हर्ष है, मैं हर्ष को जानता हूं, तो वो आपके बारे में क्या बताएगा। जस्ट ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे, कोई टफ कुछ नहीं था, बस सोचना था आपको और आंसर देना था, ऐसे इजी क्वेश्चंस थे। और फिर लास्ट के 15-20 मिनट्स में उन्होंने मेरी हॉबीज़ के बारे में पूछा। तो मैंने अपनी हॉबीज़ में ऑटोमोबाइल्स लिख रखा था। तो उन्होंने पूछा जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में मेरे से, तो उनको भी इंटरेस्ट था ऑटोमोबाइल्स में। तो उन्होंने पूछा कि आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो मैंने बोला सर इट इज़ एडवांटेज। फिर मैंने अपने रीजंस बताए कि ये चीप कॉस्ट होती है रनिंग, फिर पॉल्यूशन नहीं होता है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ओके ऐसा, मतलब एक टाइप से उन्होंने जो मेरा जो जिस फाइल पे वो लिख रहे थे, उन्होंने वो फाइल बंद कर दी। और फिर फाइल बंद करने के बाद उन्होंने आराम से बोला कि इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। तो उन्होंने 15 मिनट्स मेरे को ऑलमोस्ट एज ए टीचर उन्होंने मेरे को एक चीज़ पढ़ाई कि ईवीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, बट डिसएडवांटेज ज़्यादा है। तो उन्होंने मेरे को अच्छे से पढ़ाया और मैं मतलब सुन के आया, उन्होंने काफ़ी नॉलेज दी मेरे को, उनसे काफ़ी नॉलेज गेन हुई। और उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। और उसी इंटरव्यू के बाद मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 9:30 पे ख़त्म हुआ था। तो मेरे को पता चल गया था कि हाँ लास्ट 2 अटेम्प्ट से मेरा ये इंटरव्यू अच्छा गया है, तो कुछ मैं अच्छा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इन एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। तो फिर मैं अपने केबिन में गया, वहाँ पे मेरे सारे रूममेट्स थे। उन्होंने पूछा इंटरव्यू कैसा हुआ, मैंने बताया अच्छा हुआ। तो वो कह रहे थे कि अब तो तेरा पक्का हो जाएगा। मैंने बोला ओके, देखते हैं, अभी कॉन्फ्रेंस बाकी है। फिर हम कॉन्फ्रेंस हॉल में गए ऑलमोस्ट 10:30 बजे। और फिर मेरे ग्रुप की टर्न आई थी 4:30 तक, शाम को 4:30 बजे। और जैसे जनरली एयरफोर्स बोर्ड्स में क्या होता है, जो बच्चा बॉर्डर लाइन होता है उसका वेटिंग टाइम होता है थोड़ा सा। तो वो जनरली आपसे कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन वेटिंग टाइम उनका काफ़ी होता है, वो अपना डिस्कस करते हैं, पहले ही सॉर्टेड रहते हैं आपके अंदर घुसने से पहले। तो उन्होंने मेरे चेस्ट नंबर आने से पहले ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट का वेटिंग टाइम था। तो मेरे को ये तो पता था कि हाँ मैं बॉर्डर लाइन तो हूँ, ये क्लियर बाहर तो नहीं करेंगे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो है मेरा। तो फिर मैं बॉर्डर लाइन ही था, उन्होंने जल्दी से डिस्कस किया, मेरे को क्लियर किया। फिर मेरे को अंदर बुलाया उन्होंने। फिर प्रेसिडेंट सब थे, प्रेसिडेंट सर मेरे सामने बैठे थे। उन्होंने जस्ट ये पूछा कि आप अपने आप को फिज़िकली फ़िट कैसे रखते हो। तो मैंने ये बताया कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं 7 किलोमीटर साइकिल चला के जाता हूँ, फिर वापस भी आता हूँ बैडमिंटन खेलने के बाद। फिर उन्होंने पूछा कोई सजेशन, मैंने बोला नहीं, सब कुछ पहले से ही बहुत अच्छा है और ये मेरा काफ़ी अच्छा स्टे था। उन्होंने बोला ऑल द बेस्ट। फिर मैं वापस आ गया, हमारी 6:30 पे कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई और 6:45 पे रिज़ल्ट सुनाया उन्होंने। तो मेरा चेस्ट नंबर 67 था। और फिर जैसे जैसे वो चेस्ट नंबर सुना रहे थे, मेरे ग्रुप के पास आ रहा था नंबर, तो थोड़ी हार्ट बीट बढ़ रही थी। फिर उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 62, 65। फिर जब मेरा बोला 67, तो मैं खड़ा हुआ। फिर मेरे मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मेरे आंखों के सामने मेरे को अपने 1.5 साल का पूरा मेहनत दिखाई दे गई। फिर मैं आगे गया, फिर हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ। उसके बाद हमारे टोटल बैच में 103 रिपोर्टिंग थी, 79 स्क्रीन इन हुए थे और 21 रिकमेंड हुए थे।
तो उसके बाद फिर हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ। फिर मैंने आधा डॉक्यूमेंटेशन जब ख़त्म हुआ रात में 8 बजे, तो उन्होंने फ़ोन दिया, बोला कि घर पे इन्फॉर्म कर लीजिए। फिर मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, अपने फ़ादर को बताया कि मेरा हो गया है, तो वो भी बहुत खुश थे। उसके बाद फिर मेरे फ़ादर ने ही फिर मेरे सारे फ्रेंड्स और जितने मेंटोर्स थे सबको बता दिया। फिर वहाँ से फिर मैं रात में हमें 11:30 बजे छोड़ा और फिर मैं वहाँ से होटल में गया और फिर वहाँ से फ़्लाइट लेके लखनऊ आ गया। तो इस तरह से थी मेरी कुछ 5 दिन की जर्नी। और इस 5 दिन की जर्नी इतनी आसान तो होती नहीं है, बट मैं यहाँ पे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में आया। यहाँ पे मेरे को मेंटोर्स मिले, उन्होंने मेरे को मेरी कमियाँ बताई, खामियाँ बताई और उन पे वर्क करना सिखाया। जैसे जीटीओ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ऑनलाइन देख के नहीं सीख सकते हैं, आपको करना पड़ेगा, ग्राउंड में उतर के करना पड़ेगा। जैसे जीटीओ टास्क होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, आप जब तक नेगोशिएट नहीं करेंगे आपका मतलब थिंकिंग उतनी फास्ट नहीं हो पाएगी। आप रियल लाइफ में जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे इंटरव्यू है, इंटरव्यू अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको खुद करना है तो लेकिन वो आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सेंचुरियन में आने के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, ब्रिगेडियर आरपी सर ने बताया कि आपके ये पॉइंट्स हैं, आप ये इन सब पे वर्क करो। फिर हमारा साइक डोजियर हुआ। हमारी शिशिर सर जो क्लासेस लेते थे TAT की, WAT की, शिशिर सर ने बोला कि आपका अच्छा चल रहा है लेकिन आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। WATs उन्होंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कराई थी, SRTs उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई थी। तो आसान हुई है तो यहाँ की वजह से, सेंचुरियन के मेंटोरशिप की वजह से ही हुई है। मैं अपना सफलता का श्रेय यहीं सेंचुरियन को देना चाहूँगा। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर ND एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 9795977776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.